बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन की लैब नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। और अच्छा जी, तो लैब आज की लैब 4 है। और उसके स्टार्ट करने से पहले ईपीटी की जो लैब है उसको स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की जो लैब 4 हमारी है उसका टाइटल है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव लोड। लोड हमारे जो ट्रेनर या ट्रांसमिशन लाइन पे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड, जो कि एज यूजुअल होते तो नहीं है, लेकिन हम एनालिसिस के तौर पे कैपेसिटिव लोड को ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करते हैं टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑन ट्रांसमिशन लाइन क्वांटिटीज़। अब तक जो हमने लैब 3 डिस्कस कर ली हैं उसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी। और एनालिसिस जो ट्रांसमिशन लाइन का मैटलैब के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमुलेशन का है वो लैब 1 और 2 की सिमुलेशन का मैंने इस फोल्डर में भी रख दिया है, जो कि ईपीटी ऑनलाइन लैब के फोल्डर में आपको लैब 1-2 की सिमुलेशन की वीडियो मिल जाएगी। और जो मेरी शेयर ड्राइव के फ्रंट के ऊपर आप अगर एक फ़ोल्डर जाके देखें मैटलैब सिमुलेशन का, तो उसके अंदर भी लैब 1-2 से रिलेटेड मैटलैब की सिमुलेशन आपको मिल जाएगी। वो बहुत सिंपल है और उसमें वोल्टेज रेगुलेशन के हवाले से डिस्कशन हुई है। वोल्टेज रेगुलेशन उसमें हो किस तरह रही है ये आपको खुद एट दी एंड में उसे देखना है। जब वो एंड हो रही हो वीडियो, तो वो पैरामीटर जो कि स्टडी स्टेट एनालिसिस से हमें पावर जीयूआई के बाद मिलते हैं, उनमें 3 फेज़ के 3 वोल्टेज और 3 फेज़ के 3 करंट, सेंडिंग और रिसीविंग को कंपेयर करके वोल्टेज रेगुलेशन ऑब्ज़र्व की जा सकती है। तो ये आपके एंड का टास्क है, इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करिए कि उसमें वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह मालूम की जा रही हो। ये जो हमारी लैब 4 है, इसे शुरू करते हैं हम। सिमुलेशन का जो मज़ीद सिमुलेशन की जो वीडियोज़ हैं शंट रिएक्टेंस की और दीगर जो सिमुलेशन वीडियोज़ हैं थोड़ी लेंदी हैं, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं वो सिमुलेशन की वीडियोज़ भी साथ ही साथ रख दूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर सिमुलेशन वीडियोज़। आज के लैब को कंटिन्यू करते हैं, लैब 4 को हम, क्योंकि इसकी थ्योरी है पावर। The power losses and voltage drop of transmission line are defined under load when the root mean square values of the electric quantities are measured. At both the starting and destination stations. Starting और destination station मतलब ये है कि sending and receiving end of ट्रांसमिशन लाइन। स्टार्टिंग जहाँ से वो ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है, डेस्टिनेशन जहाँ वो ट्रांसमिशन लाइन एंड हो रही होती है। ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है जनरेटिंग स्टेशन से और ट्रांसमिशन लाइन एंड होती है ग्रिड स्टेशन के ऊपर, जो कि उसकी डेस्टिनेशन भी कहलाती है। द सिमुलेटर विल रेफर टू लाइन वे ऑफ सिमेट्रिकल कंडक्टर्स एंड बैलेंस लोड। दिस स्टेटमेंट enables to imagine the electric diagram shown in the figure. अब हम ब्लॉक डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस करेंगे इन पिक्चर्स के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन का स्टार्टिंग पार्ट है, जो कि डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है। ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा एक कंडक्टर ऐसे जा रहा होता है, एक कंडक्टर ऐसे जा रहा होता है 2 का, और एक 3 का कंडक्टर 3 से निकल के C पे जा रहा होता है। दैट मीन्स के 1 से निकल के ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती है A पे, 2 से निकल के ट्रांसमिशन लाइन का सेकंड कंडक्टर जा रहा होता है B पे, और 3 नंबर ऑफ कंडक्टर निकल के जा रहा होता है ट्रांसमिशन लाइन ऑफ एंड C के ऊपर। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, दैट मीन्स जनरेटिंग स्टेशन से लेके ग्रिड स्टेशन तक ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी होते हैं। ग्रिड स्टेशन है और ये जनरेटिंग स्टेशन है और ये ग्रिड स्टेशन है। दोनों डेल्टा कनेक्टेड होते हैं।
जैसे कि 1 2 3 डेल्टा कनेक्टेड है, ये डेल्टा बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। ये वाइंडिंग 1 2 है, ये वाइंडिंग 2 3 है, और ये वाइंडिंग 1 3 है। साथ ही साथ इनमें से गुजरने वाला जो करंट है आपका, वो 1 के अंदर से I1, 2 के अंदर से I2 और 3 के अंदर से I3। ये उसके बाद जब ये तीनों की तीनों लाइंस, 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये दिखाई जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जो कि ये चीज़ है, ये कंडक्टर फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता उसका, ये जस्ट इक्विवेलेंट मॉडल को, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से यहाँ तक नुमाया है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन का फिजिकल मॉडल में कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन जो हम इक्विवेलेंट मॉडलिंग करते हैं उसमें ये काम आता है। तो फिलहाल ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे ये कंटिन्यू होगा तो उसको यहाँ पर जस्ट उसकी मिरर इमेज के तौर पे, इक्विवेलेंसी के तौर पे बताया गया। तो ट्रांसमिशन लाइन जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के पैरामीटर होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस वगैरह के पैरामीटर होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के भी होते हैं, लेकिन हम उसे फ़िलहाल काउंट नहीं कर रहे। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई है। और उसके बाद फर्दर मोर यहाँ तक ये चीज़ करने के बाद हम इसके इक्विवेलेंट मॉडल पे आते हैं, जो कि इस ब्लॉक डायग्राम का ये इक्विवेलेंट मॉडल है। स्टार्टिंग स्टेशंस एंड डेस्टिनेशन स्टेशंस ये आपके सामने है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से स्टार्ट होती है और डेस्टिनेशन तक सेंड की जाती है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन के ऊपर रिसीव होती है इलेक्ट्रिसिटी आपको। और ट्रांसमिशन लाइन, जिस तरह से हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेजेस के हवाले से, वो 500 kV, डीसी में 600 kV या आई थिंक 660 kV है डीसी में, जो मटियारी से लाहौर फैसलाबाद जा रही है। अच्छा जी, एसी में हम अगेन आते हैं, 500 kV से पहले जो वोल्टेज हैं वो 220 kV हैं, और इससे कम जो वोल्टेज हमारे 132 kV हैं, 66 kV हैं और 11 kV हैं। ये वो अवेलेबल वोल्टेज हैं जो हमारे ट्रांसमिशन के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग चैनल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये 1 और 0, ए और 0, किसी एक को लेके इन्होंने यहाँ पर ये मॉडलिंग बना ली है। तो ये इक्विवेलेंट मॉडल है ट्रांसमिशन लाइन का, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ अ 3 फेज लाइन विद सिमेट्रिकल कंडक्टर्स एंड बैलेंस लोड। बैलेंस लोड के साथ है ये चीज़। बैलेंस लोड का मतलब ये होता है कि तीनों कंडक्टर पे इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंडक्टर लोड के हिसाब से। सर्किट अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेक सर्किट अरेंजमेंट ऑन द पावर ट्रांसमिशन ट्रेनर एज शोन इन दिस फिगर, एज सेट ऑफ सोर्स पैनल वोल्टेज इज 220 RMS। 220 वोल्टेज RMS रखने हैं आपको, KV नहीं है, सिंपल 220 वोल्ट, क्योंकि हमारी हाई पावर ट्रांसमिशन लैब नहीं है, हमने इक्विवेलेंट टू दैट बनाई हुई है। हम उसके अंदर शायद 400 तक वोल्ट टेस्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं है। लेकिन मॉडलिंग के हवाले से, या फिर हम जब थ्योरी डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ आपको बताते हैं कि ये सब KV के अंदर है। लेकिन क्योंकि लैब की अवेलेबिलिटी, हम हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग लैब को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते या कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में उसे 220 वोल्ट या 400 वोल्ट में डिस्कस करते हैं। 3 फेज़ विद 220 वोल्ट है, 3 फेज़ विद 220 वोल्ट, क्योंकि रेगुलेटर भी हमारे ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है, जो कि 3 फेज़ के 400 वोल्ट नहीं, बल्कि 3 फेज़ के वोल्टेज 0 से 400 के दरमियान कोई भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ हम सेफ साइड के लिए 220 वोल्ट 3 फेज़ के रख रहे हैं। अब ये तीनों लाइनें यहाँ से गुजर रही हैं। पावर एनालाइज़र एक ऐसा मीटर होता है जिसके अंदर सारे पावर पैरामीटर होते हैं, दिखाए जाते हैं, जैसे कि 3 फेज़ के 3 करंट, 3 फेज़ के 3 वोल्टेजेस, एवरेज वोल्टेजेस, RMS वोल्टेजेस, और इसके अलावा रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर और एक्टिव पावर, और इसके अलावा पावर फैक्टर, और आपका एक्सेट्रा काइंड ऑफ पैरामीटर्स आर ऑब्जर्व इन पावर एनालाइज़र। और इसको पावर एनालाइज़र के अलावा एनर्जी एनालाइज़र भी फील्ड में कहा जाता है। ओके जी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगी, जो गुजर रही होगी वो यहाँ पर आएगी, और सीरीज़ में हम ट्रांसमिशन लाइनों को कनेक्ट कर देंगे कनेक्टर्स के ज़रिए से। उसके बाद ये तो आपका सेंडिंग हो गया, जब रिसीविंग हो रही होगी तो वहाँ पर भी रिसीविंग से पहले एक सीरीज़ में पावर एनालाइज़र लोड से पहले लगाया जाता है। ये भी डेल्टा कनेक्टेड है, लोड और पूरी की पूरी जो ट्रांसमिशन है डेल्टा कनेक्टेड है। ये सेंडिंग है, ये रिसीविंग है। तो आई थिंक कनेक्शन तो सिंपल ही है, जो सीरीज़ में
सप्लाई को पावर एनालाइजर, देन ट्रांसमिशन लाइन, देन पावर एनालाइजर एंड देन लोड ऑफ डेल्टा, जो कि 3 फेज का है। ये कनेक्ट करने के साथ हम इसके बाद हम शुरू करते हैं कि प्लीज़ टर्न द ब्रेकर ऑफ आफ्टर यू डन द टेकिंग द रीडिंग्स। अच्छा हाँ, रीडिंग लेने के बाद सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देंगे। प्रोसीजर पे हम आते हैं और सारे कनेक्ट करने के बाद सर्किट ब्रेकर ऑन करेंगे। जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, रीडिंग आप नोट कर लें, ऑब्जर्वेशन, और जब आप सारी रीडिंग्स नोट कर लें, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लें, तो सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देंगे। प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर है लैब 3 की तरह ही यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, सिर्फ लोड हमारा रेजिस्टिव होगा। स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज considering the transmission line 1 with the following line parameter being set: resistive, capacitive, inductive load as shown in figure. In the parameter, if necessary, remove all the jumper in line 2 not consider। अभी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लाइन 1 पे होगा, लाइन 2 पे नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो हमने लैब 3 का डिस्कस किया था प्रोसीजर, उसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने लाइन 1 लाइन 2 को सीरीज़ में बनाकर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बना लिया था। तो ये लॉन्ग हम डिस्कस नहीं कर रहे ट्रांसमिशन लाइन, हम जस्ट एक सर्किट बनाए ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अंदर हम सिर्फ रेजिस्टिव लोड टेस्ट करेंगे। तो लाइन 1 को लेंगे और उसमें रेजिस्टिव लोड लगा देंगे। टर्न द सर्किट ब्रेकर एट द ओरिजिनल एंड एट द एंड ऑफ लाइन 1 टू ऑफ, यानी पूरा का पूरा सर्किट हम सर्किट ब्रेकर ऑन करने के बाद लगाएंगे, ओरिजिनल शुरू करेंगे और लाइन 1 टू ऑफ की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा। तो हम कनेक्ट कर रहे होंगे। कनेक्ट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द लेफ्ट बस वे एंड द टर्मिनल्स एट द स्टार्टिंग टू लाइन 1 द एंड बिटवीन द एंड टर्मिनल्स ऑफ द लाइन 1 एंड द राइट बस वे। कनेक्ट द जंपर्स एंड द सेट ऑफ कैपेसिटर्स। जंपर और सेट ऑफ कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे टू रिप्रोड्यूस द कैपेसिटेंस बिटवीन एक्टिव कंडक्टर एंड द ग्राउंड कॉल्ड CE। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो कंडक्टर और ग्राउंड को जो है फ़िलहाल जंपर के ज़रिए कनेक्ट रखेंगे। कनेक्ट ऑल्सो द जंपर दैट ग्राउंड द स्टार सेंटर ऑफ द कैपेसिटर। स्टार कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए हम जंपर को इस्तेमाल करेंगे। इन दिस केस द ओनली स्टार कनेक्शन कैन बी कैरिड आउट बिकॉज ईच लाइन कंडक्टर generates a capacitance to the ground. Connect the delta connected resistive load with the line by using jumpers. The reference electric diagram of the connections and configuration of the line are represent respectively shown in this figure. अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, मैं थोड़ी वाइट कर देता हूँ ये डायग्राम। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये हम यहाँ से जो लाइन हमारी शुरू हो रही है, लेट्स से ये जनरेटर है जहाँ से सप्लाई हमें मिलेगी एनालाइज़र के बाद। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है जिसके ज़रिए से आपकी सप्लाई यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर जाएगी। ट्रांसफार्मर के बाद ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा सेपरेट करने के लिए, और देन हमारी डेल्टा कनेक्टेड सप्लाई जाएगी यहाँ से। यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर फर्दर भी है। सप्लाई यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो बीच में फ्यूज़ आपके लगे हुए होंगे, फ्यूज़ आपको नज़र आ भी रहे होंगे उस पर जो आपका ट्रेन आ रहा है। उसके बाद जो है फ्यूज़ के बाद यहाँ पर ये सर्किटरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके रेजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट हमने किए हुए हैं, लाइन 1 टू लाइन 2, लाइन 2 टू लाइन 3। कैपेसिटेंस है जो कि लाइन 1 टू लाइन 2, लाइन 2 टू लाइन 3। इस तरह एक और रेजिस्टेंस है और एक और कैपेसिटेंस है। अगर इन 3 रेजिस्टेंस को आप देखें तो ये डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस के पैरामीटर हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन में रिप्रेजेंट हुए हैं। और ये 3 कैपेसिटेंस को अगर आप देखें, रेजिस्टेंस को देखने के बाद तीनों कैपेसिटेंस बता रहे हैं कि ये डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटेंस की सर्किटरी जो कि ट्रांसमिशन लाइन के इस जानिब लगी हुई है। उसके बाद फर्दर मोर ये रेजिस्टर सीरीज़ में विद इंडक्टर के साथ ट्रांसमिशन लाइन के लंप और बल्क पैरामीटर्स कहलाते हैं। लंप पैरामीटर्स, बल्क पैरामीटर्स, हर एक फेज़ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के साथ रेजिस्टर इंडक्टर के साथ सीरीज़ में है, रेजिस्टर इंडक्टर के साथ सीरीज़ में है, रेजिस्टर इंडक्टर के साथ सीरीज़ में है। इसके बाद जो है एक और चीज़ होती है कि आप पर फेज़ के साथ कैपेसिटेंस ग्राउंड के साथ दिया जाता है। अगर आप ये हिस्सा देखें
तो ये पीई कहलाता है। ये यहाँ पे पी पोटेंशियल ग्राउंड कहते हैं इसे। ये न्यूट्रल है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, और ये आपके पोटेंशियल ग्राउंड होता है। ये पूरा ग्राउंड जो है ट्रांसमिशन लाइन के साथ चल रहा होता है फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए। तो कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं हर एक फेज़ के साथ, जैसे कि पर फेज़ विद रजिस्टर, पर फेज़ यानी फर्स्ट फेज़ विद कैपेसिटेंस विद ग्राउंड, per phase with resistance ground, second phase capacitance with ground, third phase resistance with ground and third phase capacitance with ground। ये तीनों पैरामीटर ये हमने फेस टू फेस डिस्कस किए, ये फेस टू ग्राउंड डिस्कस किए, और ये हमारे सीरीज़ कनेक्शन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है। अच्छा, कैपेसिटेंस सीरीज़ में नहीं होती, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कैपेसिटेंस हमेशा पैरेलल कंडक्टर्स के दरमियान ही क्रिएट होती है। तो आप जब भी देखेंगे ग्राउंड भी इटसेल्फ एक सरफेस है, एक कंडक्टर है जिसके दरमियान और फेस के दरमियान कैपेसिटेंस क्रिएट होती है, जो कि हम फेस टू ग्राउंड लेते हैं। फेस टू फेस कंडक्टर के दरमियान, दोनों कंडक्टर के दरमियान एक कैपेसिटेंस होती है जिसको हम लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर ये सिनेरियो पूरे होने के बाद यहाँ पर फर्दर में एक सर्किट ब्रेकर है, ये जंपर है, इन्हें कनेक्ट करने के बाद एट द एंड में हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं जो कि रेजिस्टिव लोड होता है। ये रेजिस्टिव लोड आपका डेल्टा कनेक्टेड होता है। तो ये पूरा सर्किट ट्रेनर पे परफॉर्म करने के बाद, बनाने के बाद आपको रीडिंग्स एनर्जी एनालाइज़र या पावर एनालाइज़र के ऊपर मिल रही होंगी। तो जो ऑब्जर्वेशन है ऑपरेशनल मोड ऑफ डिटेक्टिंग दी परफॉर्मेंस विद प्योरली रेजिस्टिव, यानी रेजिस्टिव लोड के साथ ये पैरामीटर हम ऑब्जर्व करेंगे। इन रेजिस्टिव लोड के साथ अगर आप देखें तो आपके जो केवीए वोल्टेज हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आप लेंगे। सेंडिंग साइड का करंट आप यहाँ लिख देंगे, सेंडिंग साइड की किलोवाट पावर आप यहाँ लिख देंगे, रिएक्टिव पावर जो केवीआर कहलाती है सेंडिंग साइड की वो लिख देंगे, रिसीविंग साइड का करंट लिख देंगे, क्योंकि जितने भी सीरीज़ पैरामीटर पैरेलल पैरामीटर्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर करंट कम या ज़्यादा, पावर कम या ज़्यादा जो भी होती है वो आप ऑब्जर्व करके यहाँ पे रिसीविंग साइड पे एम्पेयर आ रहे होंगे। रिसीविंग साइड पे रियल पावर आ रही होगी, और इसी तरह सेंडिंग साइड, ये रिसीविंग होना चाहिए, आई थिंक ना, ये रिसीविंग, ये मिसप्रिंट हो गया गलती से, ये आपका रिसीविंग होना चाहिए, रिसीविंग केवीआर। और एट द एंड में पावर फैक्टर पूरी ट्रांसमिशन लाइन का एक ही होता है, वो सेंडिंग रिसीविंग पावर फैक्टर नहीं होता। तो ये पूरे पैरामीटर्स ऑब्जर्वेशन कॉलम में फिल करने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस पूरी हो जाएंगी। हम ज़्यादातर इसमें रुझान रखेंगे सिमुलेशंस का, क्योंकि परफॉर्मेंस का पार्ट यूनिवर्सिटी खुलने के बाद ही हो सकेगा। तो जितनी भी सिमुलेशन की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही इंक्लूड करूँ। परफॉर्मेंस ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट ऑन मैटलैब्स सिमुलिंग ऑन 3-phase पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड अटैच द रिजल्ट। तो जो भी सिमुलेशन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग भी सिमुलेशन मैं अब वैसे तो वो सिमुलेशन जो है लैब 2, 3 और 4 की सेम ही है, वो सिमुलेशन जो आप उसमें परफॉर्म करेंगे मैटलैब की, वही सिमुलेशन का रिज़ल्ट आप इसमें लगाएंगे लैब 4 में भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये तो लिखने वाले काम है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिस्टिव लोड ऑन लोड करंट, यानी अगर मैं लोड बढ़ा देता हूँ तो लोड करंट के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। रेजिस्टिव लोड, अगर मैं रेजिस्टिव लोड और बढ़ाता जाता हूँ तो ये बताना है इसमें कि आपका जो करंट है क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वही आपको एक्सप्लेन करना होगा, पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टिव लोड ऑन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन, कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं रेजिस्टिव लोड बढ़ा देता हूँ तो क्या वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा या फिर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है कि रेजिस्टिव लोड इंक्रीज करने से वोल्टेज ड्रॉप होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टिव लोड ऑन पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कि अगर मैं रेजिस्टिव लोड को बढ़ाता हूँ तो क्या ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर फैक्टर है वो चेंज होगा या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना, और यहाँ पर एट द एंड में लैब रिपोर्ट लिखनी है। तो आज की लैब यहाँ पे हम एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह।